हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है वो है फर्स्ट सेशन, जो कि है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, जो बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो यूनिट अभी हम कर रहे हैं, दैट इज़ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट में क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और यूँ कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हम आज करने वाले हैं उससे बहुत बार, यानी एक क्वेश्चन ऑलवेज रिपीट होता ही होता है, ठीक है भाई। तो आज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले आपको जो पीछे हमने 2 पार्ट्स जो हम कर चुके हैं, इसके 2 लेक्चर्स हम ले चुके हैं। उन 2 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया था, थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, समरी में आपको बता दूंगी मैं, लेकिन जो उसका बेसिक पार्ट जो है, जो हमने कंप्लीट किया है डिस्कशन, वो आपको पहले उन वीडियोस में देखना चाहिए। जिन्होंने नहीं देखा है, पहले जाके वो वीडियोस देखिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है भाई। चलिए, हमने जो पार्ट किया था, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर के लिए, ठीक है भाई। बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी इंटीग्रेटेड, ओके, बीएससी इंटीग्रेटेड के लिए भी ये जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हैं, ओके। बीएससी इंटीग्रेटेड के अंदर भी इस तरीके के टॉपिक्स हैं, तो जिनका इस अकॉर्डिंग सिलेबस है वो भी इसको कर सकते हैं आसानी से। चलिए भाई, हमने जो बीएससी अपनी जो 2 पार्ट किए थे, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहली चीज़, हमने उन दोनों पार्ट्स के अंदर वीबीटी की लिमिटेशंस देखी थी, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस ये थी कि वीबीटी कलर को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। कुछ लिमिटेशंस ऐसी थी कि वीबीटी जो है वो ये नहीं बता पाया था कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल जो है वो कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, ठीक है भाई। कुछ के अंदर ये नहीं समझा पाया था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स, जितने भी संकुल बनते हैं, उसमें अगर धातु समान है और लिगेंड अलग अलग हैं, तो उनके स्ट्रक्चर यानी उनकी संरचनाएं जो हैं वो अलग अलग क्यों हो रही हैं। क्योंकि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लिगेंड वीक होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में जो लिमिटेशंस आई थी, उसमें आई थी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, जिसे हमने कहा था विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। उसके बारे में वीबीटी ने कोई कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया था। जो कुछ भी समझाया था वो सीएफटी ने ही समझाया था। इसके बाद में आया था बैक बॉन्डिंग, जिसे कहा जाता है पश्चबंधन। पश्चबंधन के बारे में भी वीबीटी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, वो सारा सीएफटी के अंदर ही आता है, ठीक है भाई। अब बार बार हम नाम ले रहे हैं सीएफटी सीएफटी सीएफटी, तो ये सीएफटी है क्या एक्चुअली में, ठीक है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम ही है सीएफटी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टल, फुल फॉर्म जो है इसकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और हिंदी में इसे कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है भाई। अब इसको समझने से पहले हमें सीएफटी की फुल फॉर्म हमने लिख ली है। चलिए, आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ ही साथ लिखते रहिए, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और हिंदी में इसे लिखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। चलिए भाई, अब आ जाइए इसके पोस्टुलेट्स पे। पोस्टुलेट्स को कहा जाता है अभिग्रहित, ठीक है। सीएफटी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये अभिग्रहित होते क्या हैं। अब पहले इसके नाम को समझ लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का मतलब क्या है कि ये जो थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग सभी डी ऑर्बिटल्स की बात की जाएगी, जितने भी हमारे डी कक्षक हैं उनकी बात की जाएगी। उनके अंदर कुछ क्रिस्टल्स के अंदर कुछ क्षेत्र लगने की वजह से क्या होता है, उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। अब इसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे। अब पहले जो हम इसके अंदर देखने वाले हैं टॉपिक, वो है इसका पोस्टुलेट्स। इसमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए थे। पोस्टुलेट्स को हिंदी में बोला जाता है अभिग्रहित, ठीक है भाई। अभिग्रहित कहें या फिर कुछ रूल्स कह सकते हैं हम। हर एक थ्योरी के अपने रूल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सीएफटी जो है इसके अपने रूल्स हैं। इसके अंदर कुछ टर्म्स मानी गई हैं। उन टर्म्स में से सबसे पहली टर्म ये है कि जो भी ऋणायन
या यूँ कहें कि जो भी लिगेंड हमेशा हम यूज़ करते हैं, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक बनते हैं, उसमें हमारे पास में लिगेंड कौन से होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे कि Cn- हो गया हमारे पास में, ठीक है। और हमारे पास में न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन से होते हैं न्यूट्रल भाई? H2O हो गया, जैसे NH3 हो गया। ये जितने भी लिगेंड हैं, इन सब लिगेंड्स को जो CFT का सिद्धांत है उसके अंदर पॉइंट चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पॉइंट चार्ज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि होता ये है कि इनको अलग से नहीं बोला जाता कि ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारे पास में न्यूट्रल लिगेंड है, या फिर ये हमारे पास में लिगेंड प्रेजेंट है, इस नाम से नहीं पुकारा जाता। इन्हें पुकारा जाता है क्या? इन्हें कहा जाता है पॉइंट चार्जेस के नाम से। समझ आई ये चीज़? ये है पहला अभिग्रहित किसका? CFT का। अब बात करते हैं सेकंड की, कि होता क्या है, जब भी एक लिगेंड और धातु जो है, आप सबने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा, उपसहसंयोजक यौगिक सबने पढ़े हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि उपसहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है? एक होता है मेटल, एक होता है लिगेंड, ठीक है। इसमें क्या करता है? लिगेंड मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है? कंप्लीटली डोनेट कर देता है, जिस वजह से एक एरो जो है वो बनता है किसकी तरफ? मेटल की तरफ। अब होता क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में भी ये पढ़ा था, लिगेंड जब अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इस पे चार्ज आ जाता है एक तरीके से पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से इस पे चार्ज आ जाता है एक तरीके से नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत कम ही अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि मेटल अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा वक्त तक नहीं रखता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ठीक है। इसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से मेटल और लिगेंड दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गई ये चीज़? ये था इसका सेकंड पोस्टुलेट्स कि इन दोनों के बीच में जो है बॉन्ड, जो अट्रैक्शन लगेगा वो होगा स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारे डी कक्षक जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि CFT के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी कक्षकों की बात की गई है। ये जब हम CFT की लिमिटेशंस करेंगे तो उसके अंदर भी ये बात आएगी। सीमाएं जब हम करेंगे CFT की तो उसमें बात आएगी कि भाई जो CFT की थ्योरी थी उसने सिर्फ डी कक्षकों की बात की, जबकि स्ट्रक्चर्स के अंदर और सभी चीज़ों के अंदर जो है हमेशा p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल सब काम आती हैं, लेकिन इस थ्योरी ने सिर्फ डी कक्षकों की बात की, ठीक है। अब आइए इसके थर्ड पोस्टुलेट्स के ऊपर। थर्ड पोस्टुलेट के अंदर ये कहा गया कि जब भी डी कक्षक, पहली बात तो ये कि डी कक्षक कितने होते हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। डी कक्षक जो होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वो कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं नंबर में, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर टोटल फिल किए जा सकते हैं। इनके नाम क्या होते हैं भाई? इनके नाम होते हैं DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। ये होते हैं इनके नाम। अब होता क्या है, जब तक ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि जब तक ये एक ही लेवल के ऊपर हैं, तब तक इनकी ऊर्जा क्या होगी? डीजेनरेटेड ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि इनका जो लेवल है वो बिल्कुल समान होता है और ये समान ऊर्जा वाले होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जब तक ये कक्षक एक दूसरे के साथ हैं, इनकी एनर्जी कहलाएगी डीजेनरेटेड एनर्जी। डीजेनरेटेड एनर्जी, डीजेनरेटेड एनर्जी का मतलब होता है समान ऊर्जा। यानी
जब तक ये सारे के सारे डी कक्षक एक ही लेवल पे हैं, एक ही ऊर्जा लेवल पे हैं, तब तक क्या होंगे, ये सब के सब कहलाएंगे क्या, डीजेनरेटेड एनर्जी के डी कक्षक। लेकिन जैसे ही इनके साथ में लीगेंड जुड़ने की कोशिश करेगा, अब वो लीगेंड कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो सब चीज़ इसी थ्योरी के अंदर आने वाली है, इसी वीडियो में आने वाली है, तो आगे तक बने रहिएगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होते हैं, डी कक्षकों के साथ में लीगेंड जुड़ते हैं, तो जिनके साथ में प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, रिपल्शन जिनमें ज़्यादा होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं, कुछ ऊपर ऊर्जा लेवल में, कुछ ज़्यादा ऊर्जा में चले जाते हैं, कुछ कम ऊर्जा में चले जाते हैं। यानी कि जब तक साथ रहेंगे तब तक समान ऊर्जा के होंगे, लेकिन जैसे ही स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि जैसे ही स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट का मतलब क्या होता है भाई, टूटना, ठीक है। जैसे ही स्प्लिट हो जाएंगे वैसे ही इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे, अलग अलग ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे। ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल्स, ठीक है भाई, अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे चले जाएंगे। ये है हमारा थर्ड पॉस्टुलेट्स। फर्स्ट क्या था, नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले लीगेंड कभी भी नहीं होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि लीगेंड जो यहाँ पे आपने पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा, पॉजिटिव चार्ज के लीगेंड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, लीगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है लीगेंड का, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर, अभी तो पॉजिटिव चार्ज तो अब आया है इलेक्ट्रॉन देने के बाद में, लेकिन अगर हम पहले से ही ऐसा कोई लीगेंड ले लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उसके पास पहले से कमी है, और जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो मेटल को इलेक्ट्रॉन क्या देगा। तो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल लीगेंड भी ऐसे होंगे जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को क्या कर सके, डोनेट कर सके। समझ आ गई ये चीज़। ये हो गए हैं थर्ड पॉइंट। अब लास्ट करते हैं हम भाई, लास्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई। स्टार कर लीजिएगा इसको। स्टार क्यों कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमेशा 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है। चलिए भाई, क्या है ये, CFT ने अपनी थ्योरी के अंदर एक टर्म दी जिसका नाम था CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। हिंदी में कहा जाता है इसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। पहले मैं कहूँगी कि जो भी नोट्स बना रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रब करने वाली हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ, तो अब देखिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होता क्या है। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी मैंने आपको अभी बताया कि जब भी डी कक्षक साथ में होते हैं तो वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्या करते हैं, कुछ मात्रा में कह सकते हैं, जैसे ही वो क्या करते हैं लीगेंड के साथ जुड़ते हैं, तो लीगेंड के साथ जुड़ते से ही क्या होता है कि इनके ऊर्जा के अंदर अंतर आने लगता है। क्यों, क्योंकि वो लीगेंड कुछ के अंदर रिपल्शन ले आता है, यानी कुछ डी कक्षकों में रिपल्शन होने लगता है, जिससे क्या होता है, कुछ डी कक्षक तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और कुछ निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब जैसे ही कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा में जाते हैं, कुछ निम्न में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास में ये dx² y² और dz² जो है ये उच्च ऊर्जा स्तर में आ गए, और ये जो हमारे dxy dyz और dzx जो है ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ गए। ये इनकी औसत ऊर्जा थी जिसे बोला जाता है एवरेज एनर्जी, ठीक है। यानी कि कुछ स्प्लिट होके उच्च ऊर्जा में चले गए, कुछ निम्न ऊर्जा स्तर में चले गए। तो अब जैसे ही ये उच्च ऊर्जा में जाएंगे और ये निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, दोनों के दोनों कक्षक जो है, डी कक्षक जो है, वो कुछ मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी को क्या करेंगे भाई, इमिट करेंगे। यानी कि एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट का मतलब होता है उत्सर्जित
ठीक है, कुछ मात्रा में क्या करेंगे, ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, और वही जो मात्रा होती है ऊर्जा की जो इन्होंने उत्सर्जित की है उसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही इस एनर्जी को इमिट करेंगे, करते से ही ये दोनों कक्षक अपनी अपनी जगह पे स्थायी हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए इसे CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहा जाता है। समझ आ गया भाई, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में कंप्लीट क्वेश्चन आता है किसका, CFT का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो तब भी आपको क्या करना है, CFSE को एक्सप्लेन करना है। ज़रूर इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है आप जल्दी से ले लीजिए, बिकॉज अब मैं पूरा ब्लैक बोर्ड साफ़ करने वाली हूँ, वाइट बोर्ड साफ़ करने वाली हूँ, और साथ ही में अब हम एक नई चीज़ करने वाले हैं जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं डी कक्षकों की। यहाँ पे इसके 4 पोस्टुलेट्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी भाई, डी कक्षकों की। और अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो भी चीज़ हम करने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपके पेपर के अंदर, जो है ये रेगुलरली, यूँ कहें कि कंटिन्यूसली आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई, सबसे पहली चीज़, डी कक्षक जो होते हैं वो कितने होते हैं, अभी हमने किया है टोटल 5 होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन उनके अंदर कितने आते हैं, 10 आते हैं। अब बताइए डी कक्षकों की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है भाई। हमें पता है एस कक्षक जो होते हैं वो होते हैं गोलाकार, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन लेस होते हैं। डायरेक्शन लेस क्यों होते हैं भाई, क्योंकि सर्कुलर है, कहीं से भी कोई भी लिगेंड आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा डायरेक्शन लेस होंगे, दिशाहीन होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पी कक्षकों की। पी कक्षक जो होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है डम्बलाकार, ठीक है, डम्बल शेप्ड होते हैं। अब बात करते हैं डी कक्षकों की। डी कक्षक जो होते हैं वो होते हैं डबल डम्बल शेप्ड, यानी कि द्विडम्बलाकार, ठीक है। अब होता क्या है भाई, अब देखिए, जैसे ही हम डी कक्षकों की बात करेंगे तो डी कक्षक की हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इनकी स्ट्रक्चर, डी ऑर्बिटल, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझनी, याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स या डी कक्षक, ठीक है। अब देखिए, डी कक्षक 5 है, उनको उनकी अक्ष के ऊपर यानी एक्सिस के ऊपर उपस्थिति यानी उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 तरीके से उन्हें। और वो 2 तरीके कौन से हैं भाई, एक को नाम दिया गया है T2G और एक को नाम दिया गया है EG। अब ये T2G और EG क्या है ये मैं आपको समझा दूं, लेकिन ये आपके कोई भी काम की चीज़ नहीं है। जब आप आगे MSc करेंगे उसके अंदर इसका लेवल आएगा कि इन्हें T2G या फिर EG क्यों कहा गया। देखिए मैं आपको बता दूं, सिमेट्री के बेसिस पे इनको T2G और EG नाम रखा गया, इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए, T2G और EG नाम रखा गया, T2G कौन सी कक्षक को कहा गया और EG कौन सी कक्षक को कहा गया, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं EG की, यानी EG ऑर्बिटल्स। एक चीज़ और बता दूं, E आपको लिखना है इस तरीके से और G लिखना है इसके नीचे इस तरीके से, ठीक है। EG ऑर्बिटल यानी कि EG कक्षक, ठीक है। इसके अंदर कौन से कक्षक रखे गए, इसमें थे 2 कक्षक, कौन से वाले, dx2y2 और dz2, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर क्या है। इनको EG कक्षक में रखा गया किस बेसिस पे, पहले ये भी समझना होगा। ये जो दोनों कक्षक हैं इनकी ओरिएंटेशन यानी इनका जो अभिविन्यास है ये क्या है, एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ऑन दी एक्सिस, ओरिएंटेड ऑन दी एक्सिस। ओरिएंटेड ऑन दी एक्सिस का मतलब है अक्ष के ऊपर अभिविन्यासित। चलिए भाई, अब देखिए बात करते हैं
डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के स्ट्रक्चर की। आ जाइए, अक्ष के ऊपर अभिविन्यासित का मतलब क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम बना रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की स्ट्रक्चर, तो हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको हमने वाई एक्सिस ले लिया है। ठीक है, जब भी इनकी स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे इस तरीके से एरो बना देते हैं। ऑन दी एक्सिस का मतलब ये है कि इनके जो लोब्स हैं वो इस तरीके से एक्सिस के यानी अक्ष के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या, ओरिएंटेड ऑन दी एक्सिस यानी अक्ष के ऊपर। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट है डी जेड स्क्वायर की। डी जेड स्क्वायर की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सब स्ट्रक्चर से, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस का यूज़ लिया जाता है और वो है जेड एक्सिस। ये हमने बनाई है जेड एक्सिस। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा नीचे। ये हो गई है हमारी जेड एक्सिस। अब देखिए इसमें जब स्ट्रक्चर बनती है तो लोब्स कुछ इस तरीके से बनते हैं, ये यहाँ ऐसे, ये यहाँ ऐसे, और ये होता है इसका क्लाउड। ठीक है, ये बन गई है हमारे पास में डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर। अब समझ आया आपको कि इन दोनों कक्षकों को ईजी के अंदर डिवाइड किया गया है, और ये ईजी जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में है। इनको डी ईजी के अंदर क्यों रखा गया, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन जो है वो ऑन दी एक्सिस है, यानी अक्ष के ऊपर इनकी ओरिएंटेशन है। अब बात करते हैं हम भाई नेक्स्ट वाली ऑर्बिटल की, जो कि है हमारी T2G। सेकंड जो है वो है T। अब T ऐसे लिखना है और 2 और G आपको हल्का सा छोटा लिखना है, T2G ऑर्बिटल्स। चलिए अब बात करते हैं कि T2G ऑर्बिटल के अंदर कौन से बच्चे कौन से हैं, साथ साथ बोलिए, DXY, हाँ जी, DYZ, हाँ जी, और DZX। ठीक है, इन्हें जो है T2G कक्षक के अंदर क्यों रखा गया है भाई, इन्हें इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन जो है, इनका ओरिएंटेशन जो है वो है ओरिएंटेशन इज इन दी मिड ऑफ द एक्सिस, मिड ऑफ द एक्सिस, यानी कि इनका जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास, इनका जो अभिविन्यास है, अभिविन्यास अक्ष के मध्य है, अक्ष के मध्य। ठीक है, अब मध्य कैसे है ये हम बात करते हैं। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम बनाएंगे डी एक्स वाई, ये हो गया डी एक्स वाई, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब होगा क्या, कुछ इस तरीके से अभिविन्यासित होंगे, ये यहाँ पे ऐसे और ये यहाँ पे ऐसे, ये बन गया हमारा डी एक्स वाई। बात करते हैं डी वाई जेड की, ये हो गया डी वाई जेड। चलिए डी वाई जेड में यहाँ पे एरो बना देते हैं इस तरीके से, और ये होगा हमारा y और ये हो गया हमारा z एक्सिस। अब इनके बीच में जो बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे भाई, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लास्ट वाली जो है हमारी डी एक्स वाई डी वाई जेड, और आ गई हमारी डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, ये हो गया x, इसको ले लेते हैं z। चलिए ये अब कुछ इस तरीके से बनेगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। चलिए भाई, ये हमारी ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल्स हो गई हैं रेडी। अब इनको मध्य अभिविन्यासित क्यों, क्योंकि ये अक्ष है चारों के चारों जो ब्लैक से बना रखे हैं, और इन अक्ष के मध्य में अभिविन्यासित हैं, ओरिएंटेड या फिर ओरिएंटेशन इज इन दी मिड ऑफ द एक्सिस। इनका जो ओरिएंटेशन है इन लोब्स का, इनको लोब्स बोला जाता है, इसका ओरिएंटेशन जो है वो अक्ष के मध्य है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, T2G के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो अक्ष के ऊपर ओरिएंटेड थे उन्हें EG में रख दिया, जो अक्ष के मध्य ओरिएंटेड थे उन्हें T2G में रख दिया। समझ आ गई ये चीज़। ये है आपके डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर। जिन्होंने बनानी है वो बना लीजिए, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं आगे की हमारे स्ट्रक्चर्स की। अब CFT ने बताया था कि कोई भी जब भी हम बात करते हैं कोई स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो 3 तरीके की सिमेट्री है CFT के अकॉर्डिंग। पहली है ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय, दूसरी है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, और तीसरी क्या है, स्क्वायर पिरामिडल जिसको बोला जाता है वर्ग समतलीय। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे
करेंगे, किसकी बात करेंगे, अष्टफलकीय की। तो हेडिंग डाल लीजिए अष्टफलकीय संकुलों में CFT। अभी इस स्ट्रक्चर को मैं नीचे वाले को नहीं रब कर रही हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आप जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लीजिए अष्टफलकीय संकुलों में CFT, CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि अष्टफलकीय संकुलों में CFT। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी, आपने जब पीछे अष्टफलकीय संकुल पढ़े होंगे तो उसके अंदर लीगेंड कितने होते हैं। हमने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, उपसह संयोजक यौगिक पढ़े हैं, तो उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी अष्टफलकीय संकुल बनते हैं तो उसमें लीगेंड कितने होते हैं, सोचिए। बिल्कुल, अब आ जाइए, मैं ही बता देती हूँ आपको। अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल संकुल जब भी बनते हैं तो उसमें लीगेंड की संख्या होगी हमेशा 6 लीगेंड जो हैं वो मेटल के अराउंड जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अष्टफलकीय का मतलब ये नहीं कि ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय मतलब ये नहीं है कि 8 लीगेंड इसके साथ में जुड़ेंगे। अष्टफलकीय का मतलब है 6 लीगेंड। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय में कितने लीगेंड होंगे, 4 होंगे। और स्क्वायर पिरामिडल के अंदर भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। अब वो कब बनेगी कंडीशन, वो सारी हम आपको बताएंगे। अभी जल्दी से जल्दी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर CFT को देख लेते हैं। चलिए भाई, अब होता क्या है, जब भी अष्टफलकीय संकुल बनते हैं तो उसके अंदर अष्टफलकीय संकुलों में लीगेंड की जो धातुओं के साथ में लीगेंड की जो मेटल की D कक्षक है, धातु की जो D कक्षक है, उसके साथ में जुड़ने का तरीका आपको ध्यान रखना है। क्या तरीका, कि जब भी अष्टफलकीय संकुल बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उसके अंदर लीगेंड हमेशा अक्ष के ऊपर से धातुओं के साथ, धातु की कक्षकों के साथ जुड़ेगा। कहाँ से भाई, अक्ष के ऊपर से, ना कि अक्ष के मध्य से। फिर से सुन लीजिए, जब भी अष्टफलकीय संकुल बनते हैं तो उसके अंदर लीगेंड जो है वो हमेशा D कक्षक, यूँ कहें कि कक्षकों की अक्ष के ऊपर से ही हमेशा क्या करता है, अटैक करता है या फिर जुड़ता है, किसके साथ, धातु के साथ में, ठीक है। तो होता क्या है, जब हमने अष्टफलकीय संकुलों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि जब भी अष्टफलकीय संकुलों के D कक्षक, यहाँ बना देती हूँ मैं, ये D कक्षक है, ये D कक्षक जब भी 1 2 3 4, हाँ, ये D कक्षक जब विपाटित होते हैं अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए तो ये हमेशा इस तरीके से विपाटित होते हैं कि यहाँ पे 2 EG आते हैं और यहाँ पे 3 T2G आते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आते हैं dx² y² dz² और यहाँ आते हैं dxy dyz और dzx। ये होती है इनकी औसत ऊर्जा। अब देखिए ये क्या हुआ है, जिनको भी नहीं समझ आया वो समझ लीजिए। ये है हमारे D कक्षक। किसके होते हैं D कक्षक, धातु के D कक्षक। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ इसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी D5 कक्षक है ये, ठीक है। जब भी लीगेंड आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इन इलेक्ट्रॉनों के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डालता है तो ये D कक्षक ही तो है सारी की सारी, और ये हमने बना रखी है D कक्षक यहाँ पे। तो लीगेंड जब इन D कक्षकों के साथ में जुड़ेगा, इनको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमेशा अटैक कहाँ से करता है भाई, अटैक करता है वो यहाँ से, इन अक्ष के ऊपर से अटैक करता है, ना कि अक्ष के मध्य से अटैक करता है। अब आप देखिए यहाँ पे कि जब लीगेंड आएगा इस अक्ष के ऊपर से यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों के जो लोब्स हैं वो अक्ष के ऊपर प्रेजेंट है, जबकि इनके लोब्स अक्ष के मध्य प्रेजेंट है। इसलिए होता क्या है, अष्टफलकीय संकुलों के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे कोई S कक्षक है, ठीक है, ये कोई S कक्षक हो गया लीगेंड का, ये लीगेंड है, ठीक है, ये लीगेंड का S कक्षक है। जैसे ही क्या होता है, ये इस अक्ष के ऊपर इससे जुड़ने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा, इस वाले के पास आएगा, तो यहाँ पे भी प्रतिकर्षण होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन S कक्षक का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो लोब्स प्रेजेंट ही नहीं है, लोब्स तो मध्य में प्रेजेंट है, तो इनके अंदर रिपल्शन कम होगा। अब क्या होगा, जैसे
जैसे इसके साथ जुड़ेगा तो इन दोनों में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, रिपल्शन इन दोनों में ज़्यादा होने की वजह से ये उच्च ऊर्जा कक्षक में चले जाएंगे। इन तीनों में प्रतिकर्षण कम होगा, इसलिए ये औसत से निम्न ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे। समझ आ गई ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यानी कि यहाँ पे जैसे ही लिगेंड जुड़ा, लिगेंड के जुड़ते से ही विपाटन हो गया, स्प्लिटिंग हो गई डी ऑर्बिटल्स की। इसी स्प्लिटिंग को समझाया था CFT ने। समझ आ गई ये चीज़। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एवरेज एनर्जी होती है, जहाँ पे सारे के सारे डी जनरेटेड यानी समान ऊर्जा वाले डी कक्षक प्रेजेंट थे। अब यहाँ से जब ये ऊपर गया, यानी यहाँ से जब EG कक्षक ऊपर गए हैं तो कुछ ऊर्जा क्या है इनकी बढ़ी है, और जितनी ऊर्जा इनकी बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है भाई, वो बढ़ी है इनकी, ये जो टोटल एनर्जी है ऊपर गए हैं बढ़ी है इसलिए प्लस, और बढ़ी कितनी है 0.6 डेल ओ। डेल ओ जो है वो किसके लिए है, एनर्जी के लिए, और ओ किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। इसी तरीके से औसत ऊर्जा से नीचे आ गए हैं, नीचे कितने नीचे आए इसलिए क्या हो गया माइनस, और कितने नीचे आए 0.4 डेल ओ। डेल किसके लिए, एनर्जी के लिए, ओ किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। समझ आ गई ये चीज़। बहुत इजी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक बार मैं फिर से आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बता देती हूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शुरुआत से बता देती हूँ क्या है, जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब भी बनेंगे उनके अंदर लिगेंड प्रेजेंट होंगे, कितने, 6 लिगेंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी कि 6 लिगेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बात करते हैं EG और T2G। EG कक्षकों में 2 आते हैं, dx2 y2 dz2। T2G में 3 आते हैं, dxy dz और dzx, ठीक है। इन्हें यहाँ क्यों रखा, क्योंकि इनके जो लोब्स हैं वो अक्ष के ऊपर हैं। इन्हें यहाँ क्यों रखा, क्योंकि इनके जो लोब्स हैं वो अक्ष के मध्य प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम अष्टफलकीय की बात करते हैं, D5 ऑर्बिटल का हमने एक संकुल ले लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया है भाई, सॉरी D5 का एक मेटल ले लिया है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जब तक ये समान ऊर्जा के थे, जब तक ये विपाटित नहीं हुए थे, तब तक ये डीजेनरेटेड थे, जो हमने पीछे पोस्टुलेट में बात की। इनकी ऊर्जा जो थी वो डीजेनरेटेड थी, यानी समान ऊर्जा वाले थे। लेकिन जैसे ही लिगेंड जुड़ते से इनकी ऊर्जा का विपाटन हो गया, स्प्लिटिंग हो गई, कुछ उच्च ऊर्जा में चले गए, कुछ निम्न में। EG जो है वो ऊपर चले गए, T2G है वो नीचे चले गए। अब EG ऊपर क्यों गए, क्योंकि हमेशा अष्टफलकीय संकुल के अंदर लिगेंड अक्ष के ऊपर से ही आते हैं, यानी अक्ष की जो डायरेक्शन है वहीं से आते हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, इन दोनों कक्षकों में लोब जो है वो अक्ष के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए जैसे ही लिगेंड इनसे जुड़ेगा इनके लोब्स में, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण EG में होता है, इसलिए ये उच्च ऊर्जा स्तर पे चला जाता है, उच्च ऊर्जा में जाता है इसलिए प्लस, और कितना उच्च जाता है 0.6 डेल ओ। ये एक वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से इनके अंदर जो लोब्स हैं वो अक्ष के मध्य प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जब लिगेंड जुड़ेगा तो वो तो अक्ष के ऊपर से आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं हम, तो अक्ष के ऊपर से आएगा। यहाँ पे लोब्स तो अक्ष के मध्य प्रेजेंट है, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण होगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन प्रतिकर्षण कम होगा, रिपल्शन कम होगा, इसलिए निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। और निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर जाएंगे तो ये तीनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, dxy dz और dzx यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये होगी इनकी स्प्लिटिंग, नीचे गए हैं इसलिए माइनस, और कितना गए हैं 0.4 डेल ओ। डेल जो है वो एनर्जी के लिए और ओ जो है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये है कंप्लीट अष्टफलकीय संकुलों के अंदर स्प्लिटिंग, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन्होंने नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना लीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इसके अंदर आपको जो चीज़ नहीं समझ आई है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये समझ नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिपीट कर लेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे अपना, ठीक है। तो जो न्यू है चैनल पे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए क्वेश्चन से रिलेटेड आने वाली है। इस हर एक यूनिट के आपको क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाती रहूँगी साथ साथ, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।